नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग मुझसे जुड़े हो, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं अथाह शुक्रिया अदा करता हूं आप लोग का। तो दोस्तों, अपने इस आधुनिक भारत के इतिहास में जैसे मैंने पुर्तगालियों का जो सिलसिला रहा है भारत में, वो अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया। आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से जो पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित हुआ, उन्होंने इस साम्राज्य को किस तरीके से नियंत्रण किया और इसके लिए कौन सी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को बहुत सारी बातें बताई हैं पुर्तगालियों के साम्राज्य से संबंधित, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1571 ईस्वी में, ध्यान देना इस बात पर, 1571 ईस्वी में जो पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। अब ये 3 भाग कौन कौन से थे, देखो बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। पहला, अफ्रीकी समुद्र तट, यानी जो अफ्रीकी समुद्र तट पर पुर्तगाली बस्तियां थी उसका जो नियंत्रण था वो मोजाम्बिक के गवर्नर को सौंप दिया गया। मोजाम्बिक के गवर्नर को सौंप दिया गया। अब दूसरा, जो भारत और फारस की खाड़ी के प्रदेश थे, ध्यान देना, भारतीय और फारस की खाड़ी के प्रदेशों को गोवा के गवर्नर के अधीन रखा गया। ये दूसरी बात थी। और जो तीसरा भाग जो इन्होंने बनाया था वो था दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों का। तो जो दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पे नियंत्रण था उसको मलक्का के गवर्नर को सौंप दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य को, जो एशियाई साम्राज्य था, उसको 3 भाग में डिवाइड किया और अलग अलग 3 गवर्नर उनके लिए नियुक्त इन्होंने किए। तो ये था इनका जो नियंत्रण करने का तरीका था। ठीक है, ये 3 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब मेरी अगली बात पर आप ध्यान देना कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने यूरोप को होने वाले व्यापार और जो निर्यात इनका होता था उसको तो नियंत्रित किया ही था, उसको तो अपने कंट्रोल में लिया ही था। इसके साथ साथ मालाबार तट पर एक बंदरगाह से जो दूसरे बंदरगाह तक व्यापार होता था, और जो भारतीय बंदरगाहों से फारस की खाड़ी और मलक्का तक होने वाला जो विदेशी व्यापार था उस पर भी इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित किया हुआ था। अब एक बात यहाँ बहुत ध्यान से जानने की है कि जो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य था, इसको बहुत अच्छे से नोट करना आप लोग। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया? एस्तादो द इंडिया, इस नाम से पुकारा गया। इन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को भी नियंत्रित किया और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से जो इनकी व्यवस्था थी इसको इन्होंने मेंटेन किया। इन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई थी जिसको बोला जाता था कार्ट्स आमेंडा काफिला व्यवस्था। कार्ट्स आर्मेंडा काफिला व्यवस्था। इस व्यवस्था के द्वारा इन्होंने एशियाई व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। तो इस प्रकार उनका जो मुख्य साधन था वो था कार्ट यानी परमिट, जिसके पीछे आमेंडा का पूरा बल होता था, पूरा फोर्स होता था। अब ये जो पुर्तगाली थे, इनकी जो समुद्रिक शक्ति थी वो इस कदर इनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी कि ये खुद को, यानी पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे, अर्थात द मास्टर ऑफ ओशियंस। तो सागर का स्वामी ये खुद को कहा करते थे और कार्ट्स आमेंडा जो व्यवस्था थी उसको बिल्कुल उचित मानते थे। तो इस प्रकार कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्ट्स यानी परमिशन, तो अधिकारियों से कार्ट्स लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था, यानी उनकी आज्ञा के बिना अरब सागर में जाना पॉसिबल नहीं था।
तो कार्ड्स के लिए जो शुल्क देना पड़ता था वो इन पुर्तगालियों को देना होता था। एशिया के शासक इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे क्योंकि पुर्तगालियों की जो नौसेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। अगली बात पर मेरी बिल्कुल ध्यान देना आप लोग कि जो भारतीय और अरबी जहाज होते थे जो इस सागर से जो है अपना व्यापार करते थे, उनको काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने अपने आप को यह अधिकार दिया हुआ था कि वही केवल काली मिर्च और गोला बारूद का इस सागर से व्यापार कर सकते थे और दूसरा कोई नहीं। तो इस प्रकार वे निषिद्ध व्यापार में लगे होने के संदेह पर जहाज़ों की तलाशी भी ले सकते थे। यानी अगर उन्हें लगता था कि कोई ऐसा जहाज़ है जिसमें वो व्यापार कर रहा है जो सामान उन्होंने प्रतिबंधित किया हुआ है, तो वे उसकी तलाशी ले सकते थे। पुर्तगालियों को व्यापार नियंत्रण का एक और दूसरा उपाय भी करना पड़ा, और वो दूसरा उपाय क्या था? वो था काफिला व्यवस्था। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको, कार्ड्स आमेंडा काफिला व्यवस्था। तो कार्ड्स का मतलब तो हो गया परमिट। अब बात इसकी आती है दूसरी की कि काफिला व्यवस्था क्या थी ये। इसमें क्या होता था कि जो स्थानीय व्यापारी थे उनके जो जहाज थे, ठीक है, यानी स्थानीय व्यापारियों के जो जहाज होते थे उनका एक काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए वे पुर्तगाली बेड़ा उनके साथ साथ चलता था। यानी पुर्तगाली बेड़ा उन स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए उनके साथ साथ चलता था और इसके दो कार्य होते थे। पहला, इन जहाज़ों की समुद्री डाकों से रक्षा करना, और दूसरा यह निश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार ना करे। तो ये दो मुख्य इसके जो है कार्य होते थे काफिला व्यवस्था के। मुगल बादशाह तक सूरत से मोरवा जाने वाले अपने जहाज़ों के लिए परमिट प्राप्त करते थे। यानी जो मुगल बादशाह थे वो भी इन पुर्तगालियों से जो है परमिट प्राप्त करना होता था उनको भी, जब वे सूरत से मोरवा जाने के लिए जहाज़ उनके जाया करते थे। जो मुगल सम्राट अकबर थे उन्होंने भी पुर्तगालियों से प्रति वर्ष एक निःशुल्क कार्ड्स प्राप्त किया हुआ था, और इस निःशुल्क कार्ड्स को प्राप्त करके एक प्रकार से उन्होंने उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया था। तो पुर्तगालियों का जो हिंद महासागर पर इस तरीके से प्रभुत्व था वो 1595 ईस्वी तक उनका ये एकाधिकार हिंद महासागर पर बना रहा। तो दोस्तों ये थी पुर्तगालियों की जो प्रक्रिया, जो विधि थी कि किस तरीके से उन्होंने जो है इस क्षेत्र पर अपना व्यापार पर पूरा नियंत्रण जो है एक तरीके से किया, और किस तरीके से इस को इन्होंने सुचारू रूप से चलाया, जिसकी मैंने व्याख्या की है कार्ड्स आमेंडा काफिला व्यवस्था को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ, और अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो पुर्तगालियों का पतन था वो किस तरीके से हुआ और पुर्तगालियों के आधिपत्य का क्या परिणाम हुआ। चलिए आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।